नमस्कार। कड़क इलेक्शन में आपका स्वागत है। और आज शनिवार है और आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार के चुनाव के लिए, क्योंकि मोटे तौर पे ये माना जा रहा है कि आज एनडीए के लिए भी और महागठबंधन की तरफ से जो सीटों का फार्मूला है, जो घटक दलों का है, वो बाहर आ जाना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि वहाँ पे बिहार में नामांकन शुरू हो गई है और ये भी खबर आई है कि एनडीए के अंदर जो चिराग पासवान जो रूठे रूठे थे, नाराज़ थे, उनके साथ भी जो बीजेपी की है वो डील फाइनल हो गई है। और एक जो फिगर है इस तरह का है कि शायद जेडीयू जो है 102 सीटों पे लड़ेगी, बीजेपी 101 सीटों पे लड़ेगी और जो लोजपा यानी कि लोजपा रामविलास पासवान यानी कि जो चिराग पासवान की पार्टी है 22 से 25 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। और जो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा हैं वो 7, 8 है, या दोनों का फिगर इसी तरह से कोई आसपास ही होना चाहिए। तो वही वाली जो जिस तरह की बातें पहले भी हमको लगातार बता रहे थे कि 243 में से कितने कितने लोगों को सीटें मिलेंगी, और उस पर एक आज मोटे तौर पे ऐसा लग रहा है कि इस बात का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि अब वक्त ज़्यादा बचा नहीं है। जो पहले राउंड का चुनाव होना है उसमें 3 हफ्ते से थोड़ा ज़्यादा का टाइम रह गया, 1 महीने से भी कम का वक्त है। ऐसे में अब तक जो घमासान मचा हुआ है टिकटों को बंटवारा के लेकर के, और ज़्यादा घमासान तो जो महागठबंधन है उसके अंदर है, क्योंकि वहाँ जिस तरह से आप डेली देखेंगे, तस्वीरों में देख रहे हैं कि लालू राबड़ी के घर के बाहर में वहाँ पर टिकट के लिए जो मांग करने वाले लोग हैं, भीड़ इकट्ठा हो रही है वहाँ पर, और हम वहाँ पर लगातार हंगामा हो रहा है। तो ये एक जो फिगर वहाँ से भी जो आ रही है कि जो आरजेडी है शायद 125 सीटों पे चुनाव लड़े, 55 से 60 के बीच में कांग्रेस को मिल सकता है। जो वाम दल हैं उनको भी करीब करीब 35 सीट के आसपास उनको मिलने की जो संभावना है वो, क्योंकि डिमांड तो 40 से ज़्यादा का कर रहे हैं। और जो वीवीआई पार्टी जो है उसको, वीआईपी पार्टी को 20 सीटें वहाँ पर मिल सकती हैं। तो यार 1-2 और छोटे घटक दल हैं, 2 सीटें 3 सीटें मिला करके वो। लेकिन एक इसमें प्रशांत जो सबसे बड़ा जो दिख रहा है जो आरजेडी के कैंप में, कि अल्टीमेटली फिर वही हुआ, कांग्रेस का जो दबाव है वो काम होता दिख रहा है। पिछली बार 70 दिया था और इस बार अगर 55 भी सीट कांग्रेस लेने में अगर कामयाब होती है तो उनके लिए बड़ी बात है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि आरजेडी 40 से ज़्यादा देने के मूड में नहीं थे। अब इससे हो क्या गया कि आरजेडी की जो सीटें हैं 125 पे लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं वो, मतलब वो चाहते थे कि 140-45 पे लड़ें, वो 120-25 पे आ गया वो। अब असल में ये एक तरह से मजबूरी की बात हो गई है, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर अलग अलग आखिरकार अगर हम चुनाव लड़े, अगर एक दूसरे की बात नहीं मानी गई तो बड़ा नुकसान होगा, और ये जो वोटों का बंटवारा है वो सिंहासन फिर और दूर ले जाएगा। ऐसे में ये सबसे अहम बात है कि महागठबंधन में जिस तरह से अपनी अपनी बात कही जा रही है, वहाँ तो सैनी तो अपनी बात कह चुके हैं कि वो उप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं अगली, और वो सीट डिप्टी सीएम बनेंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे। तो ये उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया है। तेजस्वी ने तो खुद को, मतलब वो सिंपल सेंटेंस में नहीं कही उन्होंने, कॉम्प्लेक्स था उनका सेंटेंस, लेकिन वो घोषित तौर पर उन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट लगातार कर दिया। बोल रहे हैं, कांग्रेस ने अभी तक इसे मुंह नहीं लगाई। हाँ, अब हालांकि कांग्रेस के कुछ प्रवक्ता हैं जैसे उत्तर प्रदेश से आने वाले, वो ये कह रहे हैं कि देखिए तेजस्वी ही मुख्यमंत्री चेहरा है एक तरह से। हालांकि कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष अखिलेश सिंह, उन्होंने भी इस बात को कहा कि नेचुरल चॉइस है वो, तो ये कि उसमें उनके अलावा कोई, लेकिन अगर ये बातें अंडरस्टूड है तो एलानिया तौर पर क्यों नहीं है, ये सबसे अहम बात भी है। तो क्या कहीं कोई ऐसी बहुत महीन लाइन है कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो एक दूसरे को नहीं बताना चाह रहे हैं? क्या आरजेडी ये नहीं चाहती कि बहुत बड़ा दखल कांग्रेस का हो, इसलिए उसको बहुत बराबरी का हक नहीं देना चाहते? वो बिहार में क्या उन कांग्रेस को छोटे भाई के तौर पर ही हमेशा रखना चाह रहे हैं? क्या कांग्रेस की ये तैयारी है कि भाई कभी तो हम बड़े बने, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हैं और क्षेत्रीय पार्टियों से 2-2, 4-4 सीट के लिए उन्हें गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, तो लोकसभा चुनाव का भी है ना, बिल्कुल। यहाँ ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ेंगे तो फिर लोकसभा के चुनाव में भी ज्यादा सीटें मांगेंगे। ये चीजें हैं। अब ये समीकरण उनके लिए बड़ी मुसीबत सा बनता चला जा रहा है। लेकिन अब आपने जैसे बात कही कि दूसरी तरफ अगर एनडीए की बात करें तो बस लगभग तय हो गई ये सारी चीजें। चिराग पासवान दरअसल इसीलिए भी इस भूमिका में थे क्योंकि उनको लग रहा है कि बस यही मौका है, ये चंद घंटों की डील में अगर हम नरम पड़े तो वहां सीधे सीधे जब सरकार बनाने की बारी आएगी तो वो जो फिगर दिखाई देगा, जो आंकड़ा दिखाई देगा, उसमें सबसे बड़े आंकड़े के तौर पर हम दिखाई दें। दूसरे नंबर पर ना सही तो तीसरे नंबर पर तो हम ही रहें, किंग मेकर की भूमिका में आना चाहते हैं। वैसे तो दिल में उनको किंग बनने की भी मतलब चाह है, वहां कभी न कभी बिहार का सीएम बनने की चाह भी है। अच्छा, उसी को वो गाहे बगाहे कुछ इस तरह से बयां करते हैं कि
जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो वहां मुझे चिंता करने की बात नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के एक तरीके से वो जो बाकी के डील करने वाले लोग हैं उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि जैसे खुद को हनुमान कहते रहे, तो हनुमान जी तो हमेशा राम का नाम जपते रहे, तो वो ये जताने बताने की कोशिश करते हैं कि भाई मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है। नहीं वो भी है, और इसीलिए मैं अगर कुछ मांग रहा हूं तो ये गैर बात नहीं। नहीं, साथ में एक और मैसेजिंग इसके पीछे होती है कि हम बीजेपी से कोई अलग नहीं जा रहे हैं। हाँ। देखिए ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जनता में जब मैसेजिंग बार-बार वो साफ कर रहे हैं, साफ करते हैं कि हम बीजेपी के साथ तो जरूर हैं, लेकिन हमारी जो कुछ डिमांड्स हैं, हमारे जो कुछ एम्बिशन है, वो उसमें वो उससे ये नहीं होगा कि हमारे में अलगाव आ जाएगा या बगावत हो जाएगी कि भाई हम दूसरा साथी ढूंढेंगे, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन वो अपनी बात मजबूती से रख रहे थे, क्योंकि एनडीए के खासतौर पर बीजेपी के तमाम नेताओं को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी है इस डील को। हाँ। अब जो बात आ रही है कि 22 सीट का तो बीजेपी ने भी ऑफर कर दिया, लेकिन वो जो 35-40 थे आए थे वो लगता नहीं कि 25 से कम पर, और वो भी वो ये बात कि जहां जहां उनके सांसद हैं वो तमाम विधानसभा क्षेत्रों में चाहते हैं कि मेरे विधायक हों, ताकि वो 100% स्ट्राइक के साथ इस विधानसभा को खेल नहीं, कुछ वो चाह ये भी रहे थे कि जहां पर जो एनडीए की जो मजबूत सीटें हैं वहां भी चाह रहे थे जहां पर बीजेपी का सीटिंग एमएलए है या फिर जेडीयू का सीटिंग एमएलए है, एलजेपी के वो जो पिछली बार ऐसा हुआ था ना प्रशांत, की लास्ट टाइम में चूंकि अकेले चुनाव लड़े थे ये, तो वहां पर जो इनकी पार्टी का अच्छा परफॉर्मेंस रहा था लेकिन हार गए थे, लेकिन वहां पर एनडीए के कैंडिडेट जीते, तो वहां भी ये निर्दलीय दावेदारी कर रहे हैं, हमने यहाँ अच्छे वोट लिए इसलिए हमारा देखिए वो है कि जितने नंबर ऑफ सीट बढ़ाएंगे ऑब्वियसली उसके बाद आगे और बढ़ेगी, चीजें बढ़ेंगी। और जो स्ट्राइक रेट वाली बात है ना, स्ट्राइक रेट का मतलब यही होता है कि जो सीटें आपकी ज्यादा मजबूत है, अगर वहां पे आप लड़ेंगे तो ज्यादा जरूरी है कि मतलब चांसेस ज्यादा है कि सीटें आप जीतेंगे। और जहां विनेबिलिटी है वो सीट अगर मेरे खाते में आ जाए तो 100% जीत होगी, वही बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन मिलाजुला के है कि एनडीए का जो कुनबा है वो मोर और लेस जो है वो सेटल है, शुरू से सेटल दिख रहे थे। ये जो चीजें बहुत चलती हैं, आखिर में जीतन राम मांझी भी नाराज देखे बाद में मान गए, क्योंकि जीतन राम मांझी को मालूम है कि वो 7-8 सीटों पर भी चुनाव लड़ेंगे तो उनके अगर 5 विधायक भी हो जाते हैं, जहां पर मतलब वो एक तरह से अलग अलग लड़ते जीरो होते हैं वो, तो उनके लिए भी विन विन सिचुएशन। वो जीतन राम मांझी ने तो ये बात भी साफ कह दी कि देखिए हम ये चाहते हैं कि मुझे इतनी सीटें मिले कि 6% की बात है कि मैं भाई कहीं तो सूचीबद्ध हो जाऊं, और ये मेरी इच्छा है कि मैं कहीं से भी सूचीबद्ध हो जाऊं, रजिस्टर्ड हो जाऊं। ऐसी पार्टी हम अपनी पार्टी को बनाना चाहते हैं हमको, और इसीलिए वो ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर इतनी सीटें नहीं मानी गई तो ठीक, मैं एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन एनडीए से अलग नहीं होने वाला हूं मैं साथ, तो फिर भी मतलब ये कि इसके दोनों मतलब निकाले। विरोधी ने कहा तो मजबूरी है आपकी, किसी न किसी तरह से आप मजबूर हैं। उन्होंने ये तो संदेश दे दिए कि जितने एनडीए के साथ घटक दल हैं 5, वो कहीं से भी एनडीए से छिटक नहीं रहे हैं नाराजगी की वजह से। तो चाहे मान मनोबल हो, कम पर हो, ज्यादा पर हो, लेकिन वो रहेंगे एनडीए के साथ, वो अपनी मांग के साथ इस लाइन को जरूर दोहरा रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात एनडीए के लिए है कि पिछली बार चिराग पासवान एनडीए के साथ नहीं थे, अलग लड़े थे, जिसका भी नुकसान हुआ था, काफी नुकसान हुआ था। और ज्यादा नुकसान जेडीयू को हुआ था उस बार पिछले बार चुनाव में। तो चिराग पासवान के साथ आके लड़ना मतलब बीजेपी ने इस बार उस सारे जो डॉट्स है जो उनके अगेंस्ट जा रहे थे सबको क्लियर कर लिया है, और एनडीए एक ज्यादा संतुलित बैलेंस तरीके से इस चुनाव में जा रहे हैं, जहां पर एंटी इनकमेंसी फैक्टर को उन्होंने काफी हद तक डाइल्यूट किया है। और दूसरी तरफ वही है कि तेजस्वी यादव की चुनौतियां अभी बहुत ज्यादा हैं, हालांकि वो चुनाव के पहले काफी कॉन्फिडेंट होने का दिखा रहे हैं कि काफी कॉन्फिडेंट हैं और वो जो तमाम चीजें हैं, लेकिन कांग्रेस ने जितना उनको परेशान किया, अभी भी कांग्रेस परेशान कर रही है, वो उनके लिए बड़े अच्छे संकेत नहीं है। तो मिला जुला के जो नॉर्मली जो विपक्ष के लिए जो ज्यादा एक बेहतर मौका होता है, गोल्डन चांस होता है, जो शायद पिछली बार मिस कर गए थे तेजस्वी यादव, इस बार भी जो उनके लिए है हालात जो हैं बहुत फेवरेबल नहीं दिख रहे हैं अभी तक। जो दिख रहा है चुनाव का ओवरऑल चुनाव का माहौल दिख रहा है, और वहाँ ऊपर से ओवैसी जो है सीमांचल के इलाके में धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो माहौल को गरमा रहे हैं, अपने लोगों को जो मुस्लिम वोट है उसको काटने की उन्होंने तैयारी कर रखी है। और ये भी बात है, सही है कि प्रशांत किशोर हैं, आप भी प्रशांत देखिए, प्रशांत किशोर का भी बड़ा क्रिटिकल रहेगा। उन्होंने खुद को अनाउंस बता ही दिया कि वोट कटवा है, किसका वोट ज्यादा काटेंगे तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल जो चीजें दिख रही हैं कि वो वोट काटने की स्थिति तो है। लेकिन एक साफ तौर पर एक बात तो समझ में आ रही कि प्रशांत किशोर जहां जहां पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से जो महागठबंधन के हिस्से में आने वाले वोटर्स हैं उनकी चाहत वहीं से है। क्योंकि देखिए वो महागठबंधन ने साफ तौर पर, अगर कोई बोल रहा हो ना बोल रहा हो, कांग्रेस भी आरजेडी भी मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में काउंट करके चलते हैं, उसी में से स्टेक लेना चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी। वहीं प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि अब जाति धर्म की राजनीति बहुत हो गई है,
आप बहुत पिछड़े रहे हैं, आपका उतना उत्थान नहीं हुआ है, मैं पढ़ाई की शिक्षा की बात लेकर के आपके बीच में आया हूं। यानी वो किस वर्ग को टारगेट कर रहे हैं जो वहां पर इसी नाते पिछड़े माने जाते थे। तो प्रशांत किशोर भी उसी हिस्से को चाहते हैं। तो ये जो 3 या 4 घटक दल महागठबंधन में हैं और कुछ नहीं भी हैं, लेकिन विपक्ष में है सत्ता के खिलाफ, तो ये एक बड़ी तादाद में बंटवारा उन्हीं के पाले में जाएगा। जो भी हो, ये एक परसेंटेज मोटे जितना भी तौर हो, पर मोटे तौर एक मोटे तौर पर अंदाजा है। हालांकि ऐसा नहीं होता है कि यही एक शाश्वत सत्य होता है। सत्ता पक्ष को, विपक्ष को हर किसी जाति, संप्रदाय, धर्म से वोट मिलते हैं, कहीं कम और कहीं ज्यादा। लेकिन ये एक बड़ा नुकसान महागठबंधन के लिए हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जब चिराग पासवान ने इस मान मनोबल के दौर में एक बार बहुत खुल करके मीडिया के सामने बात रखी और उन्होंने कहा कि देखिए, दरअसल आपको लग रहा होगा कि लंबा टाइम है, हम मुलाकातें हैं, 4-4 बार मुलाकातें 24 घंटे के अंदर हो रही है। उन्होंने ये एक बात तो साफ कही कि हम दरअसल बिहार की हर विधानसभा सीट के, हर क्षेत्र के, हर गांव तहसील के हर वोटर्स को टटोलते हुए कि कहां किस तरह का वर्चस्व है, विनेबिलिटी किस तरीके से काम कर सकती है, इतनी बारीकी से एनालिसिस करके उस पर चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए ये और वक्त लग रहा है। तो चाहे वो उसी एनालिसिस के आधार पर अपनी सीटों की मांग कर रहे हो, लेकिन उस आधार पर एनालिसिस तो हो रहा है। ये तो उन्होंने बताया कि बहुत बारीकी से एनालिसिस किया दिख रहा है और एनडीए की तैयारी बहुत लंबे समय से चल रही है। अमित शाह का एक्टिव होना भी इसमें काफी फर्क आया है और एनडीए एक अच्छे नोट के साथ चुनाव मैदान में कूद रही है और एकजुटता तो उनकी साफ दिख रही है। अब यही तेजस्वी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द होगा। अब देखना ये होगा कि जो बाकी बचे टाइम में ये जो गैप है, ये जो समस्याएं हैं, उससे कैसे तेजस्वी मुक्ति पाएंगे, यही चुनाव के नतीजे पे इसका जो दिखेगा 14 नवंबर को जो रिजल्ट आएगा उसमें वो दिखेगा। तो इन तमाम घटनाओं पर हमारी नजर बनी रहेगी। आपको फिलहाल के लिए इस पर हमें इजाजत दीजिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद।